नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ का खास कार्यक्रम टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता देख रहे हैं आप। आज के इस टू द पॉइंट में आपकी मुलाकात सर छोटू राम के नाती कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से करवाने जा रहे हैं, जिनसे बातचीत होगी खुलकर कांग्रेस की गुटबाजी पर, कांग्रेस में तमाम परेशानियों को लेकर और फिलहाल जो नए प्रभारी संजय दत्त मिले हैं, उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती है, तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारा लंबा सफ़र, बहुत ज़्यादा राजनीति का अनुभव और अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस में जो वापसी का फैसला था, ठीक है? देखिए, कांग्रेस से बाहर जाना तो अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस में जो मेरी वापसी है वो उसका आधार मैं ये बता सकता हूँ कि जो सिद्धांतिक रूप से जो राजनीतिक दल हैं और ख़ास तौर पे बीजेपी, उसकी विचारधारा से मैं शुरू में ये लगता था कि थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कांग्रेस की और बीजेपी की विचारधारा में, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा कि वो उनकी तो सोच ही अलग है। तो इसलिए मैंने फैसला तो बहुत पहले ले लिया था, लेकिन कई कारण होते हैं कि उस फैसले को मैं कब करूं, क्योंकि मैं ये भी समझता था कि जल्दी कर दिया तो लोग ये कहेंगे देखो आज यहाँ कल वहाँ, और बहुत देर कर दी तो उसके और हिसाब लगाएंगे लोग, क्योंकि इतनी देर में आए तो क्यों आए। लेकिन जो भी है, मैं विचारधारा को सामने रख के बीजेपी में नहीं रह सकता था, और कुछ कारण ये भी था कि मैंने बृजेंद्र सिंह जो मेरा बेटा है, उस समय ये एमपी थे, तो मैंने इनसे कहा भी, ये मेरे से भी ज़्यादा उत्सुक थे बीजेपी छोड़ने के लिए। बीजेपी छोड़ने। मैंने कहा अच्छा सफ़र है फिर तो आराम से लेगा। तो ये फैसला हमने लिया, और फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई ये विचार रखे कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है या बहुत मजबूत है, मैं ये नहीं मानता। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसका अपना इतिहास है और उसकी अपनी सोच भी है, तो ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन पैन इंडिया कैरेक्टर अगर किसी राजनीतिक दल का है, बेशक आज बीजेपी के लोग ये कहें कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ लोग हमारे को मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इनके 20 करोड़ का गणित मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मोबाइल पे मिस कॉल देने से आप कितनी संख्या बढ़ा सकते हो। तो कांग्रेस ठीक है, आज कई चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने भी, और कांग्रेस पार्टी के सामने तो देश के सामने भी है। मतलब पछतावा नहीं आपको कि कांग्रेस में नहीं वापसी पछतावा क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ। मुझे ये नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, और अगर मेरा सही राजनीतिक आंकलन था तो मुझे ये भी लगता था कि बीजेपी फिर आएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों को तो आपके बारे में तो ये खास तौर पे कहा जाता है कि आपको चुनाव से पहले ही पता चल जाता है कि हवा किस तरफ भाग रही है, सरकार किसकी आने ना वाली है, ना इसलिए आपने भांप लिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो मैं कांग्रेस में आ जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो बीजेपी का कारण आपको मैं, वैसे तो बहुत बार ये बात हो चुकी है कि मुझे मेरे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी जब मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से पत्र आया, उनका फ़ोन आया कि हम आपको कैबिनेट में ले रहे हैं, और जो एक लेटर जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी से ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को, वो चिट्ठी भी मुझे मिली और समय भी निर्धारित हुआ, और ये भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर हम ओथ कराएंगे, और भी मिनिस्टर हैं, तो आप शहर नहीं छोड़ोगे, दिल्ली नहीं छोड़ोगे। तो उसकी जिस दिन ये शपथ ग्रहण था उसके
5 बजे का समय था, 11:30 बजे मुझे फ़ोन मिलता है कि हज़ारों आदमी मेरे निवास स्थान पे यहाँ दिल्ली में 84 नंबर मेरा लोधी एस्टेट में घर था, वहाँ तैयारी कर रहे कोई जश्न मनाने की। तो उससे मुझे बहुत आघात लगा और मैं विचारधारा के रूप में नहीं छोड़ी मैंने ये सोचा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल हूँ और अनेक ऐसी परिस्थितियों में, अब आप यही कहेंगे कि आपने अंदाज़ा मैं ये नहीं लगाया। मैं आपको बताता हूँ कि इन अपने एक मेरे अंदर जो ये बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख हुआ है, तब मैंने ये फैसला किया कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। और उसके बाद भी मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिल के गया हूँ और उनको बोल के गया हूँ। और जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात कही तो उन्होंने भी मुझे 5-6 घंटे पहले बुलाया अपने घर पे चाय पे, और मैंने उनको भी यही कहा कि मैं कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं आज भी कांग्रेस के जो जिनसे मेरा संबंध रहा है, ख़ास तौर पे राजीव गांधी जी से, जो मेरे बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी उनकी बहुत अच्छी समझ थी आपस में, और फिर उसी तरीके से सोनिया जी की भी बात थी। तो इसलिए जब वहाँ मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई तो मैं ये निर्णय लिया। और हाँ, पॉलिटिकल मैं इसलिए हूँ कि मैंने ये तो ज़रूर सोचा कि कांग्रेस के बाद किस पार्टी की हो सकता है यहाँ मजबूती हो, तो वो स्वाभाविक थी कि बीजेपी की थी, उनकी सरकार बन चुकी थी केंद्र में। लेकिन इतिहास के पन्नों से एक बात निकालता हूँ मैं, जो जिसका आपको जवाब, कि मैं पंडित इस बात का नहीं हूँ कि ये देखूं कि किसका राज आएगा, कौन सी पार्टी ठीक है। मैं 1977 में जब इमरजेंसी चल रही थी तो हमारे जींद जिले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो सीएफडी में चले गए। बाबू जगजीवन राम जी ने पार्टी बनाई थी। उस समय मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था अपने जिले का, जींद जिले का। तो चौधरी रणबीर सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी, वो हमारे अध्यक्ष थे प्रदेश के उस समय। उन्होंने मुझे कहा कि वीरेंद्र भाई, वो आपके ज़िले के अध्यक्ष छोड़ गए पार्टी, कोई आदमी तलाश करो जिसको हम कांग्रेस का जिम्मेदारी दे सकें ज़िले की। मेरे अनेक प्रयास के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक हवा चल पड़ी कि कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो गई। तो उन्होंने मुझे कहा फिर ऐसे करो, तुम दोनों काम करो, जिला कांग्रेस बड़ी के भी अध्यक्ष तुम और युवा के भी तुम। तो मैं तो उन परिस्थितियों में ये जानते हुए कि सब कुछ अब नहीं है उतना सुखद जितना कि कांग्रेस में हमेशा रहा है, तो मैं तो उस तरीके से भी कांग्रेस के साथ रहा हूँ। तो मेरे मन में ये कभी बात थी नहीं। लेकिन ये सही है कि बीजेपी मैंने क्यों छोड़ी, वो विचारधारा की बात थी। बल्कि जिस दिन मैंने बीजेपी छोड़ के, बहुत खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और सभी बैठे थे, तो उस कार्यक्रम में बहुतों ने कहा कि घर वापसी। कुछ पत्रकार साथियों ने भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं, घर वापसी नहीं। वैचारिक रूप से मैं बीजेपी को गलत मानता था, इसलिए विचारधारा को सामने रख के मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को फिर कांग्रेस में जाना चाहिए। लेकिन अभी बहुत बड़ी चर्चा चली, हाल फिलहाल में आप सतीश पूनिया जी से मिले और लोगों ने बात बना दी कि भाई चौधरी वीरेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से वापस ले ले। बीजेपी फिर से आपको वापस ले ले, आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। सतीश पूनिया से आपकी मुलाकात और लोगों ने तार जोड़ दिए कि आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, इसलिए मिलने के लिए आप उनसे गए। नहीं, वो देखो, अच्छा वो आप जो पूनिया जी की बात कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी। हाँ, सतीश पूनिया मेरे पुराने जानकार हैं और जब मैं बीजेपी में भी था तब भी मेरे उनके अच्छे संबंध थे। और मेरे मन में उनके लिए कुछ ऐसा था कि ये आदमी राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ डिजर्व करता है जो कि उसकी पार्टी ने उसे कभी दिया नहीं। तो उनको जब ये पद मिला तो मैंने उनको खुद फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपके लिए बहुत अच्छा हुआ और मैं बधाई दूंगा,
तो कहने लगा कि जी मैं तो आपके घर आके ही आपसे आशीर्वाद लूंगा। तो वो जो हमारे बीच की सोच थी कि मैं बधाई दूं और वो आशीर्वाद लें, तो मैंने यही कहा कि आशीर्वाद देना देना अच्छा है मेरे लिए आपको, और वहीं आके दूंगा और बधाई भी दे दूंगा। तो उसको अब अगर पत्रकारिता में उसको यूं ही प्रोजेक्ट किया जाए तो वो कोई खबर नहीं बनती। खबर तो यही बनती है कि क्या बात थी। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पार्टी से मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसलिए बुरा शब्द तो नहीं बोलना चाहता। इस पार्टी से मैं तो ये समझता हूँ कि मर्यादित राजनीति से इस पार्टी का कोई संबंध नहीं है, और अगर मैं मर्यादित नहीं हूं तो उसमें जा सकता हूं, और मेरे अंदर कुछ मर्यादा है, कोई कुछ मूल्य हैं राजनीति के, कुछ नैतिकता है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता अच्छा, बीजेपी में जाने बीजेपी में फिर से जाने की सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकता। चौधरी साहब, ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने ज्यादा आहत हैं आप कह रहे हैं कि जो मर्यादित लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रह ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा सबसे गलत अनुभव रहा आपका भारतीय जनता पार्टी में रहने का कि आपने कानों को हाथ लगा लिया कि दोबारा इस पार्टी में नहीं? अनुभव की बात नहीं है, बात यह है कि इनकी सोच क्या है। क्या सोच है? तो कहते हैं हम तो भाई सबसे बड़े देश प्रेमी हैं। देश प्रेमी नहीं है, मुसीबत इस बात की है, नहीं है देश प्रेमी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने आप से भी प्रेम नहीं करते, देश से क्या करेंगे। अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, देश से क्या करेंगे। उनकी राजनीति सिर्फ ये है कि इस देश के 8-10% लोग जो साधन संपन्नता में भी बहुत ऊपर हैं, और जो इस देश के राजनीतिक ढांचे को भी पकड़ना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं, वो धर्म का सहारा लेके सत्ता में आए हैं, और सत्ता में बैठ के सत्ता को स्थायी रूप से कैसे अपने साथ रखें, उसमें धन का सहारा लेके सभी मर्यादित भाषाओं का मैं ये कहता हूं कि उन्होंने उल्लंघन किया है। एक नहीं, मैं 20 बातें बता सकता हूं जिससे ये लगेगा कि ये पॉलिटिकल प्रजातंत्र में ये सिस्टम नहीं चल सकता। धर्म के नाम की बात करें आप, जहां धर्म नहीं चलता वहां जातिवाद की बात करें, कितनी ऐसी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है आज बताइए, SIR क्या है आज, ये यानी ये कहाँ के नॉर्म्स हैं कि आप एक लेजिस्लेशन पास करते हो कि जो बाहरी लोग हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन जब आपको याद होगा पिछला जो इलेक्शन था आसाम के अंदर, उस चीज को रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि उनको उस वक्त वो बात सूट नहीं करती थी। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि कहीं तो रुको। अब पार्टियों को तोड़ने का, पहले तो पार्टियां तोड़ने का उनका तरीका अलग था, जो क्षेत्रीय दल थे, छोटी पार्टियां थी, कि उनके साथ अलायंस करो, और फिर अलायंस में वो करो जो नीतीश कुमार जी के साथ किया। कितने ऐसे नीतीश कुमार बताऊं मैं आपको, हरियाणा में JJP के साथ क्या किया, मैं कई बार बोलता हूँ। और तो आपको दुख लगता है कि JJP जो बिल्कुल खत्म हो गई फिलहाल हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला का ये हाल हो गया? देखिए, बात ये है कि उनकी राजनीति एक तो ये थी कि उन्होंने बड़ी पार्टी को 2 पार्टियों में बांट दिया, लेकिन लोगों की नजरों में उनका ये फैसला कि हम अलग हैं कुछ समय के लिए ठीक लगा, और ठीक लगने पे उनका ये स्लोगन था, ये नारा था कि आप हमारे को मदद करें, हम बीजेपी को जमुना पार फेंक के आएंगे। अब उस नारे की वजह से लोगों ने उनको समर्थन दिया। और मैं खास तौर पे आपको कहूँगा जो सेंट्रल हरियाणा है, जिसमें हिसार के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ जींद का तो पूरा ही क्षेत्र है, कुछ कैथल का इलाका, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ से उनको लोगों ने ये कहा कि हाँ भाई, क्योंकि लोग तो आज भी, ये मेरी बात नोट करके रखना, आज भी बीजेपी के पास 10-15% से ज्यादा वोट नहीं है, आज भी। और उस वक्त सत्ता में थे लेकिन वोट नहीं थी।
लेकिन उनका जीतना और जेजेपी के जीतने का अलग अलग स्लोगन थे, अलग अलग नारे थे। उनको तो मोदी जी का सहारा था, बीजेपी को, और ये कहते थे हम इनको बाहर फेंकेंगे। लोगों के मन में था ये लड़ाई लड़ेंगे, ये देवीलाल का परिवार है। लेकिन लड़ाई की जगह उन्होंने मलाई पसंद की, और मलाई की वजह से जो आपने पूछा कि आज क्या पोजीशन है, वैसे तो हमारा जो समाज है वो बड़ा गजब का है। मैं आपको सही बताता हूँ कि ये दयावान भी हो जाते हैं कितने। अच्छा है, कोई कुछ भी कर ले माफ कर देते हैं हरियाणा हाँ, वाले। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इनके इस चलन से, क्योंकि करप्शन, करप्शन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसे का नहीं, ये पॉलिटिकल भ्रष्टाचार था जो इन्होंने किया, कि लोगों से वोट ली संघर्ष करने के लिए और उसका उल्टा किया। तो मैं इससे, पैसे से बड़ा भ्रष्टाचार का रूप देखता हूं, जिसको राजनीतिक भ्रष्टाचार मैं बोल सकता हूं। आपको लग रहा है कि दुष्यंत को कभी माफी देगी हरियाणा की जनता? देखो, अब कर्म तो ऐसे नहीं किए, लेकिन फिर भी वही बात है कि अगर दुष्यंत लड़ने की इच्छा रखता तो आज वो हरियाणा में उसका एक स्थान होता। उसने वो खो लिया। और कई बार ऐसा होता है कि आपने क्रिकेट वगैरह के मैचेस देखे होंगे। मैं बहुत स्पोर्ट्स का बहुत कीन स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं। कई बार आदमी की फर्स्ट परफॉर्मेंस जो होती है उस पे कोचेस वगैरह यकीन करना छोड़ देते हैं। दूसरी बार भी कोशिश की जाती है, लेकिन उनका पहला इंप्रेशन ये होता है अब तुम कितनी कोशिश करो ये दोबारा टीम में खेलने लायक नहीं है। तो लोगों की तो आज के दिन ये सोच। आपने बीच में जिक्र किया कि दुष्यंत ने मलाई खाई और लोगों को बहुत ही अफसोस हुआ कि भाई हमारा साथ नहीं दिया जब हमें चाहिए था कि भाई दुष्यंत हमारी आवाज को उठाए। और ये मलाई वाला शब्द ना आजकल हरियाणा कांग्रेस में खूब चल रहा है, और आपके परिवार को, आपको लेकर भी लगातार आप ही की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 10 साल सत्ता की मलाई खाई बीजेपी में रहकर, वो आज यहाँ कांग्रेस में आ गए हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। गोकुल सेतिया को इतनी प्रॉब्लम चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार से क्यों हो रही है? नहीं, वो तो ऐसा है कि गोकुल सेतिया हों या जयप्रकाश हों या एक दो और भी हों, उनको मैं कसूरवार नहीं मानता। उनसे कहलवाया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मेरी मलाई का ज़रूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैंने अगर मलाई, मैंने या मेरे बेटे ने या मेरी धर्मपत्नी ने, कोई 54 साल की तो मेरी राजनीति हो गई, और उससे पहले मेरे पिताजी भी मिनिस्टर भी रहे और रहे। मैंने 12.5 एकड़ ज़मीन बेची है, 2.5 एकड़ खरीदी है। तो अब इसमें नफ़ा नुकसान आप देख लें, मेरे बैंक बैलेंस को चेक कर लें, मेरी प्रॉपर्टी को चेक कर लें। और सही बात मैं ये कहूँ कि कई बार मन में आ जाती थी, मैं इतना भला इंसान नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ना आए कि मैं भी पैसा क्यों ना बढ़ाऊँ। लेकिन कुछ मान्यताएं जैसे मैंने बताई, अब इनको ये कौन समझाए कि किस परिवार के बारे में ये मलाई की बात करते हैं। एक समय था छोटू राम जी के देहांत के बाद, मैं आपको एक प्रमाणित बात बताता हूँ, इसलिए हमारे रोहतक ज़िले में दलाल गोत्र, बहुत बड़ा गोत्र है जाटों का, वहाँ आसौदा गांव में हाई स्कूल बनाने का निर्णय किया गांव के लोगों ने, और फैसला ये किया कि लेडी छोटू राम को, छोटू राम जी की धर्मपत्नी मेरी नानी, वो जिंदा थी, कि उनसे हम आधारशिला रखवाएंगे। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके मन में था भाई मेरे को बुलाया, कितने पैसे दूं मैं। तो और जो घर में लोग थे उन्होंने कहा कि ये बात है 1954 की। अच्छा। वो कहने लगे ये माई जी, उनको माई जी बोलते थे, माई जी 2100 रुपये तो दो।
2100 रुपये नहीं थे छोटू राम जी की धर्मपत्नी पे, कहीं से लेके देने पड़े। मैं इसलिए बताता हूँ कि ये लोग जो बात करते हैं सिर्फ मलाई की बात उन पे लागू होती है जो मर्यादित राजनीति से हट के बात करते हैं, और मर्यादित राजनीति ये बोलती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा मन करते हुए भी मुझे ये क्यों एहसास होता था कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी लोगों में बदनामी नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे ये छोटू राम जी का नाम भी इसने बदनाम कर दिया। तो इसलिए मेहरबानी करके इतनी ज़रूर मर्यादित बात रखें कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई ऐसी मान्यताएं हैं जिनको निभाना चाहिए राजनीति में। मैंने निभाई है वो, कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि पैसे के लालच से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। और आप ये भी बोल सकती हैं मैं 2 बार महाराष्ट्र की टिकट बांटने की कमेटी का, एक बार अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्वर रहा हूँ, और वहाँ टिकट बांटने पे लोग बैग में पैसे नहीं लेके आते हैं, ट्रंक में लेके आने पड़ते हैं, इतने पैसे दे सकते हैं। लेकिन तो आपको कभी भी कोई लालच नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं लालच भी इसलिए, मेरे को ये भी इल्म है कि ईमानदार रहना भी कोई आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है। हमने अब 90 चुनाव क्षेत्रों की यात्रा की बृजेंद्र सिंह ने, मैं तो उसका मैनेजर था, क्योंकि 40-50 साल मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत से लोग मेरे साथी जुड़े हुए उसको लेके भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि भाई इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हो, इतना सारा खर्चा लगेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा या कहाँ से आया? वही बताता हूँ मैं आपको, वही बताता हूँ कि मेरे कुछ 10-20 लोगों ने तो, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख रुपया कहा कि हम मदद करेंगे। वो हमारे बजट का 1.5 और 2 करोड़ का एक बजट था जो साथियों ने आके बताया कि वी आर रेडी एंड whenever you need we will make the payment। दूसरी तरफ हरियाणा के बहुत बड़े हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि यार वीरेंद्र सिंह को ये खिलाओ कि इस पे 10-15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, और 2 दिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाते हैं, 6-7 महीने लगेंगे, कहाँ से पैसा ले। उनको भी ये पता था। हालांकि ये कौन नेता थे? अब नेता तो आपको भी पता है। तो मैंने फिर, उस साथी ने मुझे भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है, उसको बोल दो, वो दे देगा, उसमें तो बहुत होगा। तो खैर वो तो मजाक की बात थी, लेकिन उसका संदेशा मुझे मिला कि अब 15-20 दिन हो गए, ही शुड विड्रॉ, चलेगा नहीं है, 90 के 90 में नहीं जा सकते। तब तक हम 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में गए थे। आप, मैं इस बात का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईमानदारी भी एक बहुत बड़ी दौलत है। ईमानदारी में 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, सत्ता में रहो या राजनीति में, आप लोगों की लड़ाई लड़ो, लोग जुड़ते हैं, वो धन से भी ज़्यादा बलवान होते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम गए, एक भी 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में हमारे को ना तो रुकने का पैसा देना पड़ा किसी धर्मशाला में, किसी बैंक्वेट हॉल में, ना रात के डिनर का देना पड़ा, ना सुबह के ब्रेकफास्ट का देना पड़ा, और ना लंच का देना पड़ा। तो टोटल खर्चा कितना लगा इस पूरी यात्रा में? टोटल कितना पैसा खर्च हुआ यात्रा में? हुआ होगा मेरे ख्याल में, अगर ये सारा कैलकुलेट किया जाए, मतलब बिना, मतलब तो आपकी जेब से कितना लगा? हमारी जेब से तो मैं बताता हूँ ना, हमने गाड़ियाँ चलती थी हमारी 3-4, उसमें बस भी थी, उसमें 2-3 एडवर्टाइजमेंट की गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे थी, वो हमने खरीदी, अब भी है वो। अच्छा। अभी बेची इसलिए नहीं कि बहुत कार्यक्रम करने, दोबारा कुछ करना पड़ता। और उसके साथ साथ उनका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी था। फिर जितना सेंट्रली एडवर्टाइज बातें थी, वो सारे के सारा हमारा काम था, पोस्टर्स का, बैनर्स का, प्रेस का, सोशल मीडिया का, ये सारा जो खर्चा है ये हमारी तरफ से होता था। हम वो भी करते थे, लेकिन हम उनको बोलते नहीं थे। हम तो वो सिर्फ ये थे कि भाई कई जगह तो 3-3 लोग कहते थे डिनर हम देंगे, डिनर। हम उनको ये बोलते तुम एक डिनर दे दो, 2 रास्ते में कोई सेब केले खिला देना,
रास्ते में। कोई जलपान करा हाँ, देना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी ताकत है। और जिन लोगों को ये है वो खुद राजनीतिक तौर पे सोचें कि सारी दुनिया वैसी नहीं होती जैसे वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार-बार आपको ही टारगेट करना, आपके परिवार को टारगेट करना। अब क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है आपकी गोकुल सेतिया परिवार से? को जिस दिन टारगेट कर लेंगे ना, हुँ, जमीन पे आ जाएंगे। हुँ, यही बात, वो इस बात में भी होशियार हैं हुँ, कि परिवार की लीनेज पे आ जाएंगे हुँ, तो लोगों में हुँ, फिर दूसरी बात जाएगी। हुँ। और मैं इसलिए मतलब कहता हूँ सर कि छोटू राम का नाम नहीं ले रहे। हाँ, सर छोटू राम का नाम नहीं ले सकते, बस आपका और बृजेंद्र सिंह का तो ले ही रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए रहने का, हम तो वी आर इन पॉलिटिक्स, हुँ, हम तो उनके सामने खड़े हैं हुँ, और किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं नहीं लगते। लगता है। तो लेकिन मैं तो रिएक्ट नहीं करता। ये तो आपसे मैंने इसलिए कहा है कि कुछ तो मान्यताएं हैं जो हम निभा रहे हैं। नहीं लेकिन क्योंकि लोगों के मन में भी सवाल आता है ना कि भई ऐसा क्या हो गया? बार-बार आप लोगों को टारगेट करना या कुछ बोलना। अभी आपके प्रभारी जी आए चंडीगढ़, है ना? उस कार्यक्रम में भी कुर्सी विवाद कुछ हुआ था? क्या हुआ था उस कार्यक्रम में? कौन से? जब संजय दत्त आए चंडीगढ़ में, आप एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे वो कुछ नहीं, वो तो छोटे स्तर की बातें हैं। हुँ, उसको क्या पता जो ये बात करते हैं। उनके नाना थे उस टाइम जब मैं पार्टी अध्यक्ष था, और मैं एक बार नहीं 2 बार 2 बार। प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का। और मैं 4 राज्यों का महामंत्री रहा हूँ, ऑल इंडिया का। 7 राज्यों में मैंने टिकटें बांटी हैं। और हरियाणा में 9 साल मंत्री रहा। अब 4.5-5 साल बीजेपी का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर था। तो ये ये तो पॉलिटिकल बात है। और कईयों की आदत पड़ जाती है ना नुक्ताचीनी करने की। तो नुक्ताचीनी जो करवाते हैं वो रिकॉर्ड दे देते हैं कि भाई ये ऐसे बोलना है, ये रिकॉर्ड है, इसको बजाना है, आपको कैसे बजाना है। तो ये बार-बार हुड्डा साहब करवा रहे हैं क्या? ये तो आप देखो। अब पत्रकारिता का मतलब ये थोड़ा है कि सारी बातें मैं ही बताऊं। नहीं आपकी नहीं नहीं पार्टी की नहीं, है, आप आपसे जुड़ी है तो मैंने सोचा कंफर्म नहीं कर नहीं, लूँ। आपसे मैं ये एक बात मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ हुँ, कि इतने चुस्त दुरुस्त आप भी हो कि कुछ तो निकाल के आप अपनी तरफ से व्याख्या करो उसकी। मतलब मैं तो देखो आप आपकी किससे दोस्ती, किससे वैर, ये तो आप ही मुझे अच्छे से बता पाएँगे ना, बाहर तो लोग अलग-अलग तरीके की बातें करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपका परिवार या आपका प्यार कितना गहरा है, इसको लेकर भी अक्सर बातें होती हैं। पारिवारिक रिश्ते भले ही हों, लेकिन बावजूद इसकी जो खटास है मन में, उसको नहीं नहीं, लेके भी अक्सर देखो सवाल बात, उठाए जाते हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेरी बात नहीं है। मैं किसी राजनीति में दुश्मनी नहीं करता। हुँ, जो आदमी मेरे बारे में या ब्रजेंद्र के बारे में वो मलाई की बात करते हैं ना, वो नहीं, हुँ, वो जो दूसरे वाले, ये नहीं। बॉस ऊपर वाले। हाँ, हुँ, इनसे कभी पूछना हुँ, कि आपको मेंबर पार्लियामेंट की हुँ, टिकट कांग्रेस की किसने दिलवाई थी। हुँ, और दिलवाई नहीं थी। हुँ, मैंने जो जो कभी कांग्रेस में होता नहीं, हुँ, मैंने ये कह के कि टिकट इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ। अब और तो ये जो आपका जो मलाई वाला हुड्डा कभी है मलाई हुँ, वलाई की बात नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो वो फिर भी जेपी साहब अब जो भी साहब हैं, हुँ, साहब जो हैं उन साहब से ही पूछना हुँ, कभी। और इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप छोटी बात करोगे तो लोग भी समझ जाते हैं कि ये छोटी बात कर सकता है, बड़ी बात का हुँ, ये नहीं है। नहीं, और ईमानदारी की बातें ये हैं हुँ, कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन था। हुँ, ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी था और अकेला सारे बीजेपी में 303 लोगों में अकेला ऐसा सांसद था जो छोड़ के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया। बीजेपी में। और आपको मैं बता रहा हूँ, हुँ, मनोहर लाल जी मुझे फोन करते रहे हुँ, कि भाई आपकी टिकट तो पक्की है, ब्रजेंद्र को बोल दो। हुँ, मेरे को पता था हुँ, कि टिकट तो इनको देनी है, लेकिन हम उस पार्टी में नहीं रहना चाहते थे। मैंने मनोहर लाल जी
से ये कहा कि वो तो 2 घंटे पहले ज्वाइन करने चला गया। वो कहने लगे आप क्यों नहीं गए? मैंने कहा मेरा नंबर बाद में आएगा। क्योंकि तो मैंने बहुत नहीं मैंने ब्रिजेंद्र को कहा, मैंने कहा भाई तू पहले जा। हाँ पहले जा, और वहां जाके 11 बजे का टाइम था, मैंने कहा बैठ जा 9:30 बजे जाके। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इतना दबाव बना देगी कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग ही नहीं होने नहीं देगी। दबाव नहीं, मतलब उनके तरीके होते हैं ना, वो उनको ये शक होगा कि शायद हमारे को टिकट नहीं मिलती इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हाँ। ये नहीं बात नहीं। नहीं, मेरे को पता था। हम्म, अब वही बात लीगेसी की आ जाती है, हु वुड डिनाई टिकट टू मी, दैट इज द क्वेश्चन। अब लेकिन बट कांग्रेस में गए मैं टिकट ही मैं नहीं मैं मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। अब सुनो आप, यही फर्क होता है राजनीति में हम्म, कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो कांग्रेस के टिकट का इंतजार करते थे और बीजेपी को बोल के आते थे कि अभी डिक्लेयर मत करना। आप अपनी टिकट डिक्लेयर मत करना एसआर की, मेरे को कांग्रेस की मिल गई तो ठीक है ना, आपकी पार्टी से लड़ूंगा। दीज आर दी पीपल दोज हु टॉक नॉनसेंस। ये क्या है? तो और हम कांग्रेस ने, ठीक है, हमने कांग्रेस ज्वाइन की, ब्रिजेंद्र सिंह के और राहुल जी के ताल्लुकात अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि 3 साल लगातार एक ही कमेटी में रहे। लेकिन टिकट नहीं दिया, और टिकट क्यों नहीं दिया मैं जानता हूँ, क्यों नहीं दिया? मैं जानता हूँ। लेकिन हमसे कोई ये उम्मीद करे कि हम टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हैं, इसलिए पार्टी छोड़ दें, जिसमें आए थे वहां से चले जाएं, या जिसको मिली है उसका विरोध करें। दिल से हमने मदद की, जिसको भी टिकट मिली। और यही राजनीति का है कि आप अगर इस तरह से अपने आप को नहीं राजनीति में चला सकते, तो मैं सही कहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में कमजोरी आती है इन चीज़ों से। और यही चीज़ें हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं। और बड़े वो लोग हैं जिनको आज भी, पंडित नेहरू 3 बार एक एमपी थे, इंदुलाल याग्निक अहमदाबाद से इंडिपेंडेंट बनते थे 1952 में, 1957 में, 1962 में। 1962 के इलेक्शन में कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे वहीं से, वो पंडित जी से आम सभा का समय ले गए इलेक्शन के समय। और पंडित जी जब बोल रहे थे, पंडित नेहरू, तो उन्होंने कहा ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये हैं, इनको मदद करना है। तो उन्होंने स्टेज पे बैठे किसी से पूछ लिया यहाँ विरोध में कौन है, तो कहने लगे जी इंदुलाल याग्निक। कहने लगे फिर मेरे कैंडिडेट को वोट मत देना, उनसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन और अच्छा मर्यादित राजनीति करने वाला आदमी कोई नहीं हो सकता। ये है बड़ेपन की निशानी। यहाँ छोटे हो जाते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी भी इसी बात पे लगे रहते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं, नेहरू कुछ नहीं, इंदिरा कुछ नहीं। अब ये अब कहाँ। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस को चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं आप? गुटबाजी की इतनी बड़ी समस्या है, वो जस की तस बनी हुई है, क्या कभी खत्म हो पाएगी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी? गुटबाजी नहीं होती है, ये ऐसे है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति आज बनी है उसका कारण है 12 साल, मैं तो 12 साल भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 17 साल, 17 साल से कांग्रेस का संगठन ना हो। यानी पहले संगठन था, मैं उस पहले संगठन को भी इसलिए नहीं मानता कि वो भी कहीं ना कहीं आके निष्क्रिय था, लेकिन 12 साल से तो संगठन बना ही नहीं। और जब संगठन नहीं होगा तो कांग्रेस की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो कौन लड़ेगा? वो वही लड़ेंगे जो टिकट मांग रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिलती तो वो कांग्रेस ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि हम कांग्रेस, आज भी मैं ये बोलता हूँ हरियाणा में कांग्रेस जितनी मजबूत है, वो देश के 5-6 राज्य हैं ऐसे जहाँ कांग्रेस हरियाणा जैसी मजबूत स्थिति में है। और मजबूत होने के बाद 3 बार सरकार नहीं आ रही है, और उससे पहले भी एक बारी तो अलायंस ही था, सारे निर्दलियों की बदौलत सरकार बनी। वही कह रहा हूँ, वो इसी वो कारण ये है कि ऐसी कांग्रेस, मैंने आपको बताया, आप तो इस बात को कभी मानोगे नहीं ना कि बीजेपी के पास 12 से 15% वोट हैं इस हरियाणा में, और वो भी
हम तो उसी वोट को मानेंगे जिसको वोट पड़ रही है, जो सरकार हाँ, बना रहा है हाँ। वही तो दिखेगा। नहीं एग्जैक्टली नहीं ना, आपको समझना भी चाहिए, सिर्फ दिखते हैं से बात नहीं होती। ये जो दिखता है वो सारा सच नहीं होता, दिखने में तो पैसा भी बंटता है। वो आप ठीक मानते हो क्या उसको? झूठे वादे भी होते हैं, वो आप ठीक मानते हो क्या वो उनको? तो बिल्कुल भी कभी नहीं ठीक नहीं, माने आप नहीं नहीं, जा ऐसा सकते। नहीं है। मैं आई स्टिल होल्ड दिस व्यू कि आप जो बात कर रही हैं गलत है। दिखता क्या है? दिखता तो मैं तो यहाँ तक कहा था, जो पार्टियां अपना घोषणा पत्र बनाती हैं, नहीं, जिसकी सरकार बनेगी वो तो दिख ही रहा है ना, वो तो फैक्ट है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी अभी आपने खुद बता दिया, फिर भी आप अपनी भाषा वही बोल रही हो कि कांग्रेस ने भी बहुमत तो नहीं था लेकिन मिलके बना दी। तो वो तो आप उसका तो आपने जिक्र कर दिया, और ये मिलके बना रहे। नहीं, इनका भी तो है ही ना। नहीं नहीं, फिर भी ये बार बार तो सरकार बना ही रहे ना, आप मिलकर ही बना लेते, आप तो मिलकर भी नहीं बना पाए। आप समझो कि आप जिस गणित की आप बात करते हैं उस गणित से क्या निकलता है। घोषणा पत्र है आपका। अब आपको मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में महिलाओं के लिए कहा कि हम आपको 2100 रुपया देंगे, और हर महीने आपको 2100 रुपया मिलेगा। अभी साल भर बाद तो उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगले 40 महीने हैं जिनमें हम उनको पैसा देंगे, तो इलेक्शन के 3-4 महीने ही बचेंगे। उन्होंने क्या है कि 1000 रुपया तो आपका बैंक में जमा करा देंगे और 1100 रुपये या 1000 रुपये आपको नकद देंगे। क्यों है ये? आप कभी इन बातों को लेके यानी लड़ाई इन बातों की है। वो 40,000 रुपया जो इकट्ठा होएगा वो इलेक्शन से 4 महीने पहले महिलाओं को देंगे। देखो ये इतनी बड़ी रकम कभी मिल सकती है, इसलिए वोट हमारा देना। ये भी करप्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और बीजेपी, इसीलिए मैं कहता हूँ वो प्रजातंत्र की विशेषताओं में यकीन नहीं रखती। चौधरी साहब वो तो कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार में आना है, उनके अलग अलग एजेंडाज हैं या सपने हैं। अब वो इतनी दूर के सोच रहे हैं कि भाई 29 का चुनाव आएगा, उससे पहले हम ये सारे पैसे इकट्ठे कर लें और फिर बाद में दे दें ताकि बेनिफिट मिले। सेम चीज बिहार में भी हुई। दैट इज माय क्वेश्चन। आप इस बात को क्यों नहीं इसकी निखेधी करते? नहीं, हमने हर बार ये सवाल बीजेपी से भी पूछा कि आपने तो पहले प्रदेश की तमाम महिलाओं को पैसे देने की बात कही, फिर आपने कुछ उसमें आय का कैप लगा दिया, फिर आपने अलग अलग योजनाओं में बदलाव कर दिया। आयकर कैप तो कुछ लगाओ, वो तो देखो किसी भी, लेकिन जिस आदमी को आप ये कहते हो या महिला को कि इनको 2100 रुपया महीना देंगे तो आर्थिक रूप से ये सबल होंगी, उस सबलता पे तो आपने 50% का तो कट लगा दिया। और कट इसलिए लगा दिया कि 40 महीने बाद 40,000 जब इकट्ठा देंगे तो वोट मांगेंगे। तो ये कहाँ की सियासत है? ये बताइए मेरे को। ये सियासत नहीं है। ये मतलब फिर अनदर क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो द न्यू वे ऑफ करप्शन। यू आर करप्टिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। आप वोटर को सिर्फ पैसे के लिहाज से खरीदना चाहते हैं और फिर कहोगे प्रजातंत्र बचेगा। तो ये तो हर कोई कर रहा है ना। अगर ये बीजेपी ने वादा किया कि हम 2100 देंगे, तो कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हम आपको देंगे 2000 रुपए। आपकी सरकार नहीं आई तो आप कर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैडम, मैं समझ गई सर, नहीं, आप नहीं क्या कह रहे हैं। समझे। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह कह रहा रही हूँ पैसे क्यों उसको बैंक में। और यही नहीं है, किसान की बात है, उनके लिए भी यही कि हम आपके पैसे जो एमएसपी पे हमने खरीद की है कि आपके 7 लाख रुपए, किसी के 5 लाख, किसी के 12 लाख हमने बैंक में भेज दिए हैं। बैंक को ये हिदायत है कि आप 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस? तो ये इन चीजों पे आप, ये चीजें डिसाइड करने के लिए पहले चुनाव तो जीतना पड़ेगा। आप सरकार में आएंगे तो वही बात कर रहे हो। आप सरकार में आएंगे तो आप उसके बाद चीजें डिसाइड कर लेंगे ना कि आपको पैसे साथ में देने हैं, रोक के देने हैं, कैसे देने हैं। वो लेटर स्ट्रैटेजी है। आप ऐसे नहीं है, आप डबल बात कर रहे हैं कि सरकार में आने के लिए। तो इसका मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि कांग्रेस अगर अपनी गुटबाजी को खत्म करके, या आप कह रहे हो चलो गुटबाजी नहीं है, संगठन नहीं था, ये सबसे बड़ा कारण था, तो नेता तो एक साथ मिल नहीं रहे ना। किसी के मंच पे किसी को इज्जत नहीं दी जा रही है और कहाँ पर किसी और को इज्जत नहीं दी जा रही है। कोई कह रहा है हुड्डा सरकार बनाएगा, कोई कह रहा नहीं कांग्रेस सरकार बनाएगा। वोटर तो कंफ्यूज हो गए। आप एक बात समझो
कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का जो ये एक इनिशिएटिव था संगठन खड़ा करना, इससे जो परिणाम निकल के आने शुरू हुए हैं, उन परिणामों की मैं परिकाष्ठा बताता हूँ क्या होएगी। वो ये है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेगा, ये सद्भाव यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है। अब आप ये भी कहोगे तो ये तो कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, है? आप पूछ लो, ये भी पूछ लो, क्या हर्ज है? नहीं, विजेंद्र जी से भी पूछा था। मैं इसीलिए, जब आपने कहा ना मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, 54 साल से मैं राजनीति में हूँ, आप तो और 20 साल के बाद 54 साल की हो गई, तो इसलिए राजनीतिक जीवन में कुछ बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है। छोटी उम्र में समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप जो असूलों की बातें कर रहे हैं ना, ये आज की राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि कोई असूलों की राजनीति कर नहीं रहा है। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा है ना असूलों की राजनीति। ना, ये नहीं है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर 2100 देना तो दो। आपने कहा ना कांग्रेस ने भी वायदा किया था, मैं इसको ये नहीं, ठीक है ये फिर 20 तो हैं, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां, अगर एक पार्टी सब कुछ वायदे कर दे दूसरा ना करे वो भी, लेकिन जिस मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कुछ ना कुछ जो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर वोटर अपना तो है ये फैसला लेता है, वोटर फैसला जो लेता है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज तो है ना, वैसे तो फैसला नहीं लेता। और इसलिए आप देखना कि आपका सवाल का जवाब मैं एक दे रहा हूं कि जब संगठन के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ने को तैयार हैं, ये भी मैं बताऊं, ये भी मेरा 54 साल के राजनीतिक जीवन की बता रहा हूं, लोग कांग्रेस से जुड़ने को तैयार हैं। जब लोग जुड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं में भी ये होगा कि लोग तो अब कांग्रेस से जुड़ गए, तो वो उन नेताओं को जो आपने कहा कि वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो भाषा बोलना बंद हो जाएगा, क्योंकि संगठन की ताकत कार्यकर्ता ही नहीं सिर्फ, मैं कहता हूं जब कांग्रेस के साथ लोग हैं तो कार्यकर्ता भी लोगों के साथ है, और जब कार्यकर्ता लोगों के साथ है तो नेताओं को भी लोगों की बात की तरफ ही देखना पड़ेगा। उनको ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपनी बात को प्राथमिकता देके पार्टी की बात को नीचे रखें। ये बात आपने नेताओं कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, हाल ही में संजय दत्त जब चंडीगढ़ पहुंचे तो कुमारी शैलजा ने स्टेज से खड़े होके उनके सामने ये बात बताई है कि भाई नेताओं की जो लड़ाई है वो तो है ही, और इस बीच जो कार्यकर्ता है वो भी एक दूसरे को नमस्ते नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए कार्यकर्ता कौन है? हुड्डा साहब के अलग कार्यकर्ता हैं, कुमारी शैलजा के अलग हैं। अभी कार्यकर्ता की भी परिभाषा मैं बताऊं आपको कि जब 12 साल संगठन नहीं होगा तो किसी के आदमी हैं वो कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, कार्यकर्ता कैसे हो गए? पहले उस व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे तब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे तो वो सबके कार्यकर्ता होंगे, और उनके मन में सबके लिए सम्मान होगा, और उस नेता को भी ये होगा कि ये तो सभी तेरे लिए तो बराबर हैं। ये भावना तभी होती है जब लोगों का भी लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, और कांग्रेस उसको स्लो करे अलग बात है, एक्सपीडाइट करे, तेजी पकड़े, तो कांग्रेस तो 6 महीने, अगले 6 महीने में पूरा संगठन हमारा बन जाए। आप देखना कांग्रेस कितनी मजबूत होती है, और आप देखना कि आपका ये जो ग्रुप की कहानी है, ये गुट की कहानी है, ये कैसे खत्म होती है। हम तो चाहते हैं खत्म हो, हम तो बार-बार आप चाहो ना चाहो, लोग चाहते हैं। नहीं, हम भी चाहते हैं कि खत्म हो जाए, क्योंकि हरियाणा तो खबर कैसे मिलेगी? नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं खबर। हम तो चाहते हैं कम से कम कांग्रेस पार्टी एक हो जाए, हमें कोई खबर नहीं चाहिए। चौधरी साहब, मैं नहीं मानता ये, कहीं ना कहीं खबर का तो मसाला अलग पर आप लोग बार बार मसाला देते हैं ना। हुड्डा साहब कह रहे तू मेरा साथ दे दे रणदीप सुरजेवाला को, फिर देख कैसे हम सरकार में आते हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे मैंने तो बहुत आपका साथ दे दिया, अब आपकी बारी है, आप साथ दो। तो ये सारी बातें तो बड़े नेताओं के बीच में ही हो रही है ना। अब आप ये बातें बोलेंगे तो हमें तो खबर मिलेगी कम से कम। ये कोई खास बात नहीं होती। देखो आप एक बात और समझो, 140 साल पुरानी पार्टी हो, उसमें मेरे जैसे आदमी 50-50 साल से राजनीति कर रहे हो, मैं अपने पे लेकर,
हुड्डा और दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे साथ 50 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में हजारों साथी जुड़े और आज भी बहुत बड़ी संख्या में वो उसी तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो सिर्फ मेरे को ऊपर उठाने की बात नहीं है, वो भी उनकी भी ये आशा उम्मीद होती है कि हमारे को भी कहीं ना कहीं पार्टी में सम्मान मिले, कभी टिकट मिले, कहीं हम एमएलए बने, मंत्री बने, एमपी बने। उनके मन में भी है ये भाषा, ये उम्मीद। तो उस उम्मीद को अगर मैं एक उनका सीनियर आदमी, लीडर ऑफ देयर विशेस, मैं अगर कहीं ना कहीं ये कंपनी भाई मेरे में अपना काम आप करो, तो क्यों जुड़ेंगे वो? तो इसलिए हमारे को भी, हमारे जो साथी इस उत्साह के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि ये हमारे लिए भी कुछ करेगा, तो उसको आप ग्रुप की संज्ञा दे देते हो, बस इतनी बात है। जब आपके तमाम नेता बड़े बड़े बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो भी हमारी गलती होती है? नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्रुप नहीं है, वो अपने अपने साथियों को डिफेंड करने का, उनको उनको नॉट टू गिव देम दिस इंप्रेशन कि तुम तो कुछ नहीं हो, मेरी मदद करते जाओ, नहीं, उनको कि भाई वी वांट टू फिक्स यू एज ए इम्पोर्टेंट कांग्रेस फंक्शनरी। और वो फिक्स तब होते हैं जब उनको ये हो कि हमारा भी समाज में कोई सम्मान है, हम सिर्फ ये नहीं है कि बैठ गए हम उनके समर्थक हैं, नहीं, समर्थक होना भी बड़ी बात है। और फिर समर्थक को ये एहसास कराना कि आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं भी आपका उतना ही सम्मान करता हूँ राजनीतिक तौर पे। मेरी कोशिश ये रहेगी कभी ना कभी आपको भी पूरा सम्मान मिले, पार्टी में मिले, ये है। तो ये नए प्रभारी संजय दत्त साहब, क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे वाकई में? नेताओं को एक कर पाएंगे, कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, या फिर हर किसी को कम से कम ये समझा पाएंगे कि कांग्रेस सबसे पहले है? अपने वहम को, अपने अहम को अपने अंदर से निकाल के छोड़ दो, कांग्रेस सबसे पहले, कांग्रेस ही सब कुछ है। ये फॉर्मूला क्या हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में फिट हो पाएगा? फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं पार्टी क्या बना के करेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि संगठन पूरा हो जाए और कोई आदमी किसी के रिकमेंडेशन से बन जाए पूरा संगठन, कम से कम 40 to 50,000, 40 से 50,000 कांग्रेस के लोगों को संगठन में जगह मिल जाती है। किसी को कुछ जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल पे मिल जाती है, किसी को स्टेट लेवल पे, किसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिफरेंट सेल्स में। तो वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी से करे। तो जो आप कह रहे हैं वो फार्मूला यही है, लोग आपके साथ हैं तो सब कुछ ठीक है। वो तो संजय दत्त भी ठीक समझेंगे और वो करा भी देंगे। और लोगों को जुड़ने का सिलसिला इसलिए है कि लोग आज जुड़ना चाहते हैं, इसलिए जुड़ना चाहते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे शुरू में कि आज किसी भी ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनका है नहीं वो, और लोग फिर लड़े, कौन लड़ाई लड़े, तो लोगों के मन में ये है कि कांग्रेस लड़ सकती है भाजपा के खिलाफ। तो एक तो ये परिस्थिति बनी है, दूसरी परिस्थिति ये भी बनी है कि भाजपा का जो कार्यशैली है वो हरियाणा को सूट नहीं करती। देखो हरियाणा में आप कॉमा फ्लैज करके कुछ नहीं चला सकते, आप दिखते कुछ हो करो कुछ, ये नहीं होता, ये है। और इसका नुकसान भाजपा उठा रही है, उनको नजर नहीं आता क्योंकि सत्ता में किसी को नजर नहीं आता ना। जब कमजोर होते हैं तो सारे आंख दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन जब आप पावरफुल हो, आप लगातार सत्ता में हो, तो कोई बोलने के लिए कुछ हिम्मत नहीं यही रखता। बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल हरियाणा में शुरू हो गया? ये 15 साल बीजेपी को भी हो जाएंगे ना, प्रदेश में भी और ऊपर देश में भी। तो ये जो आप बात करते हैं ना, परिवारवाद, बेटा बेटी, ये लीगेसी की बात, इसका दादा ये, इसका बाप ये था, इसकी माँ ये थी, ये सारी उम्र क्या आएंगे कि उनके बच्चे भी 21 साल पार कर जाएंगे। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह, आपकी तो दोस्ती भी रही है काफी उनसे। अब
बीजेपी में नाराज भी हैं, बार बार कभी कुछ बयान भी देते हैं, कभी प्रोटोकॉल सिखाने का भी काम करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की जो बगावत है वो भी अब जल्दी उभर कर सामने आने वाली और फूटने वाली है? बीजेपी में दो तरह का एलिमेंट है। हम्म, एक तो है गूंगे पहलवान, हम्म, वो तो आरएसएस के माध्यम से आए हुए हैं, हम्म, वहां तो सिखाया नहीं जाता बोलना है। हम्म, और एक जो बाहर का जो एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आया हो या आरएसएस से संबंधित ना हो, उसकी क्षमता है बोलने की, लेकिन आप ऐसे माहौल में रहेंगे तो वो क्षमता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। हाँ, अब इंद्रजीत को और मेरे को, हम मंत्री हों मोदी जी की कैबिनेट के, और हमारे को कहें सामने जाके बैठो, और ऊपर जो चार बैठे हैं स्टेज पे उनमें हम किसी को जानते ना हो, भाई ये हैं कौन, तो इंद्रजीत कहता है मेरे को भी नहीं पता कौन है, बैठ जा आके। मैं थोड़ा लेट गया था। अच्छा। तो मेरा मेरा मतलब ये है कहने का कि आप लीडरशिप को ग्रो करो। ये नहीं है कि वसुंधरा राजे को हटा के भजनलाल शर्मा को बना दो, जिसको खुद नहीं पता था कि तुम कभी एमएलए भी बन सकता है। ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। आप, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो राजनीति में एक मैच्योरिटी होती है और जिससे सारा समाज परिवर्तित होता है, उसको हर रोज टीचर नहीं बदलना पड़ता। कोई ऐसे आदमी भी होते हैं जिनकी लोग बात सुनने को तैयार होते हैं, कईयों की नहीं सुनते। तो ये बीजेपी में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो बोलने वाली शक्तियां हैं वो अभी मंद गति से तो हैं, लेकिन जो इनके जो कार्डर से आए हुए हैं उनको मैं कैसे कहूँ कि दे आर दी, मतलब हाउ दे नो दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उनको पता हो या नहीं हो। अरे आप क्या, आपको तो वैसे पता है, लेकिन आप हमारे से बुलवाते हो, बुलवाए जाओ। ये राम मंदिर का जो मामला है इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं बैठ के ये कहते हैं कि चंपत राम है, क्या है, चंपत राय। हाँ चंपत लाल, कि चंपत लाल तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा तुम्हारा बाप करेगा और कौन करेगा अगर चंपत लाल नहीं कर सकते। इस तरह की, ये नहीं, इस तरह के लोगों को डिफेंड करना कहाँ, यानी कौन सी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग, बड़ा मुल्क है 140 करोड़ का, वरना तो अगर नेपाल का साइज होता तो अभी तक इनके तो सारी परतें खुल चुकी हैं और आगे खुल रही हैं। और इसीलिए फिर मैं आई स्टिल रिपीट कि मर्यादित राजनीति हमारा प्रजातंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा हथियार है। और इस हथियार को लेके अगर हमारी राजनीति नहीं चलेगी, किसी भी राजनीतिक दल की, मैं तो खुद सोचता था जब तक हम, यानी मैं तो जब बीजेपी में शामिल भी हुआ, मेरे को, मैं बीजेपी के किसी लोग आदमी को जानता नहीं था, तो लेकिन हमारे दिमाग में ये थी कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईमानदारी की, सच्चाई की, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब धर्म से भी ऊपर की बात करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। और वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और इसीलिए ये हालत हो गई। आप देखो, आप आज बीजेपी में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके देखो, मतलब वो कहेंगे जी ठीक है हम तो हैं तो, क्योंकि लेकिन यहाँ सुनाई हमारी वर्कर की तो कोई सुनाई नहीं। लेकिन जब when they are, जब वो इकट्ठे हैं फिर वो बोलने की हिम्मत खो देते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पार्टी की पद्धति ये हो, आखिर में आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे पीछे हटना, वर्कर कितना हटेगा ये नहीं मैं कहता, लेकिन जो आम साधारण जनसाधारण धार्मिक भावना से या उनकी व्याख्याओं से या उनके बड़े बड़े वायदों से प्रभावित हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता
अब पीछे हटना क्योंकि शुरू हो बहुत गए। सारी जो क्योंकि मुद्दों की तो कमी नहीं है आज देश में। हाँ, कोई आज चाहे E20 फ्यूल की बात हो या हाईवेज एक्सप्रेसवे पे लगातार बड़े बड़े गड्ढों की बात हो, नीट पेपर लीक का सवाल हो, महंगाई की बात हो, बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं। आपको लग रहा है कि वो उस तरीके से उठाना चाहिए जहाँ जैसे वैसे कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पा रही है? उठाते हैं मुद्दे तो। और देखिए बात ये है हम्म, कि अभी आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे तो हर रोज उठते हैं। हम्म, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उठा सकते है उठाती भी है। और आप एक बात समझ लें, राहुल गांधी जी ने जब इंडिया गठबंधन की अभी पिछले महीने 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी और वो ये कहा था कि सारा देश आज ये उम्मीद करता है विपक्ष से कि हम इकट्ठा होके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ें अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो। और ये बात वही है जो आपने कही, मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे तो हजारों हैं। मुद्दा तो सबसे बड़ा ये एक प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा, मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि हमारा वोट का अधिकार रहेगा नहीं रहेगा, मुद्दा तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमेरा वर्ग है, जो जिसको हम गरीबी की संज्ञा में डालते हैं, उनको जो हक मिले हुए हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, नौकरियों के मामले में, आर्थिक समृद्धि के मामले में, वो कहाँ है? किसान। अब आप ये बताइए कि जब ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आई 1991 में शुरू हुई थी और अब 35 साल हो गए समझो। 35 साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो कामयाबी थी नरसिम्हा राव जी के समय में थी, और अब 12 साल तो मोदी जी को हो गए, 10 साल अपने मनमोहन सिंह जी को हुए। तो ये सारे का सारा जो युग है, इसमें किसान को क्या मिला है? मेरे प्रोफेसर को, मैं 1966-67 में बीए फाइनल का स्टूडेंट था, मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह थी 270 रुपये, और उसी साल गेहूं का भाव निश्चित हुआ था 74 रुपये क्विंटल। आज वो तो 2,500 पे गया है 74 रुपये क्विंटल के हिसाब से। और उसी तरीके का प्रोफेसर जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है, उसकी तो 60% इंक्रीज है, और मेरे किसान की 20% भी नहीं। तो ये उन्होंने साफ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यही था कि इंटरनेशनल जगत में हम कॉम्पिटिटिव होंगे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और डेवलप इकोनॉमी में जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दो शुड बी परकुलेट डाउन टू द फार्मर, टू द मैन, दोज हु आर ब्रैकेटेड एज पुअर और नीडी। आज उसको भी कुछ नहीं मिल रहा, किसान को भी कुछ नहीं मिल रहा, और यही लड़ाई है। और इसीलिए आप, फिर मैं दोबारा यही बात कि मर्यादित राजनीति नहीं करते तो ये बातें उभर के आती हैं। अब आपने तो अभी हादसे का देख लिया होगा ना नज़ारा, यानी इससे बड़ी और क्या मैं ये क्या कहूँ कि डिसरिस्पेक्ट टू द एजिटेटर्स। एजिटेटर की बात मानो ना मानो वो अलग बात है, लेकिन उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाके नारे लगाते हैं मनोहर लाल जी जिंदाबाद, अपना सैनी साहब का, हाँ क्या नाम है, नायब सैनी, नायब सैनी, नहीं अब नाम बदल गया। आज प्रधानमंत्री जी को आपने भाषण नहीं सुना, अब है नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, और प्रधानमंत्री की जय हो, भारतीय जनता पार्टी की जय हो। और सबसे बड़ा धोखा लोग, ये दिस इज चीटिंग। और उसके बाद अब फिर समझौता हुआ, उस समझौते में भी एक शब्द है कि ये जो 4 इंच की जो पाइप है ये तभी ऑपरेटिव होगी व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नहीं ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब अगर पानी जो बड़ी पाइप है जिसमें हांसी में जाएगा, उस पानी में कोई कमी है तो दैट अवेलेबिलिटी इज नॉट बीइंग काउंटेड, कि फिर तो
तो वो कह रहे हैं कि वो पूरी पाइप भर के चले तब 4 इंच की बात हो सकती है। तो ये छोटी छोटी जो डिस्क्रिपेंसीज कहूँगा या ये भाषा का जो इस्तेमाल होता है, ये कहीं ना पर कहीं लोग मान गए। 61 दिन से जो धरना चल रहा था खत्म कर दिया इन्हीं तमाम नहीं चीजों पर नहीं, मैं सहमति यही बना तो के। बता रहा हूँ ना कि आप लोग इसलिए मान रहे हैं कि 4 इंच की पाइप वो टी मिल गई मंजूर उनको। हो गई। अब वो टी कैसे चलेगी उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन जो सही शब्द है वो यही है कि इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बट मान गए ना कि पानी तो हमें देंगे ही देंगे, ओहो, चाहे टी से दें चाहे ना कैसे ना दे, ये पानी हमें नहीं ना देंगे। ना ना, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो ऑलरेडी पानी का सोर्स है वो भी यूं ही यूज होगा। ये नहीं है आप फिर वहीं जाके रुकते हो ना कि आप उन लोगों को या तो कहो भाई आपको तो हम इस सोर्स से पानी नहीं देंगे, या ये कहो कि हाँ देंगे। आपका गांव बीच में आता है रास्ते में, आपकी भी जो नीड है वो भी हम आपकी ज़रूरत भी पूरी करेंगे, बात खत्म। क्या फ़र्क पड़ता है? हमने किया है मेरे यहाँ उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी भाखड़ा से पानी लेके 14 गांव में हमने पानी दिया है। सबकी अलग अलग पाइप हैं। अब ये पाइप तो लग ही नहीं सकती, क्यों नहीं लग सकती? हमने तो 14 गांव में 40 किलोमीटर तक लगवा दी। और वहाँ की महिलाएं ये बोलती हैं कि भाई वीरेंद्र, मेरे को बोलती हैं तेरी बहू ने, मेरी वाइफ एमएलए थी उस टाइम, तेरी बहू ने हमारा सिर गंजा होने से बचा दिया। तो मतलब यही होती है चीजें कि करो तो पूरा करो, वरना इफ एंड बट नहीं, गलत है। तो अभी जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि गाड़ी आपने अभी भी रखी हुई है, एक यात्रा तो कर ली है, अब कोई और यात्रा का भी प्लान है हरियाणा में? नहीं नहीं, कोई यात्रा कुछ नहीं है। अब हमारे का ये है, देखो मैं ये समझता हूँ कि इस यात्रा में जो लोग जुड़े हैं, दो तरह के लोग जुड़े हैं। एक तो वो लोग हैं जो निष्क्रिय हो गए थे, जैसे आपने भी बताया, मैंने भी, कि संगठन नहीं तो कहाँ जाए, अपने घर बैठ गए थे। एक तो वो उठे, और मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो आपको पता ही है, मैं 72 में पहला इलेक्शन लड़ा। तो वो लोग भी जो 40 साल से, 35 साल से, 50 साल से मेरे साथ हैं, वो भी कहे कि भाई चलो अब मतलब कुछ आपकी भाषा में कहें तो कुछ आपके आदमी और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं, वो आदमी पार्टी के थे। मैं 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष, 1 बार युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, और मैं आज भी आपको ये दावे से कहता हूँ कि संगठन के मामले में मेरी जो जो राजनीति थी ज्यादा सक्रिय थी। मंत्री बनने के बाद उतनी सक्रिय नहीं होती। अच्छा, संगठन हाँ, में ज्यादा मजबूती रहती है राजनीति के तौर पे। नहीं संगठन में, और इसीलिए तो जब मैं आपको 10 और 12 और 15 करोड़ की बात बताता हूँ और कुछ नहीं खर्चा हुआ, तो वही तो दौलत थी जो हमने कमाई लोगों की। और दूसरा युवा जो जुड़ा है, ये जो 2 वर्ग जुड़े हैं, इनको अब हम ये चाहते हैं कि ये अपनी ताकत से और लोगों को भी जोड़ें, और जब और लोगों को जोड़ेंगे तो आपके सवालों का जवाब सबका मिलेगा कि कोई गुट नहीं होएगा, कोई बड़ी बात नहीं करेगा, छोटी बात नहीं करेगा, और मर्यादित राजनीति से हटके करेगा, तो फिर उसका हिसाब वो लोग लेंगे जो कहते हैं कांग्रेस को बचाओ। अब नहीं होगा तो कांग्रेस को वो मजबूत। आगे हमें देखने को मिलेगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो हो गया, गुटबाजी को तो आपने भी बड़े करीब से देखा। राहुल गांधी ने जब सद्भाव यात्रा की, टी शर्ट के साथ फोटो तक खिंचवा ली, राहुल गांधी आ तक गए, तब भी हरियाणा के कुछ नेता ये मानने को ही तैयार नहीं हुए कि भाई ऑफिशियल यात्रा है। वो कह रहे थे भाई मेरी तो यात्रा नहीं है, मैं तो गया नहीं। अब यही आपको मैं भी बता रहा हूँ कि वो कुछ भी बोलते रहे हों, लोग तो जुड़े ना, और लोग भी आशा अनुरूप से ज्यादा जुड़े, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आदमी चल दे। मैं तो आज कहता हूँ चलो ना कांग्रेस का कोई और 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में जाओ, हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा, कोई भी हो, चाहे आप साथ कोई चलने भी को हो, तैयार है। कोई भी हो। हमारी यात्रा में शैलजा जी आई हैं, हमारी यात्रा में सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी आए हैं, कुलदीप शर्मा आए, कैप्टन अजय यादव आए आए। हैं, कुलदीप शर्मा आए हैं, बस हुड्डा साहब नहीं आए। हैं? हुड्डा साहब नहीं आए, हुड्डा साहब भी आए हैं। वो मान ही नहीं थे। वो तो कह रहे बस राहुल गांधी आए थे तब आया था, अरे फिर रैली के मंच पे नहीं, मुझे फिर आए ना, मुझे साथ चलते कब नहीं देखा। नहीं, मैं अब आपको कई चीजें ऐसी नहीं बताने की होती। हुड्डा साहब आए यात्रा में, और वहाँ स्टेज पे बैठे भी हैं, और
ब्रिजेंद्र यात्रा सिंह में नहीं को चले। बधाई दे के गए हैं हुड्डा साहब यात्रा में नहीं चले। क्या? कह रहे मैं यात्रा में चला थोड़ी, वो तो राहुल गांधी आए थे तो मंच पे हो बैठा। भाई, मैं और हुड्डा एक उम्र के हैं, मेरे पाँव तो ठीक काम करते हैं, अब उनके पाँव में कुछ अगर ज्यादा गड़बड़ ना हो तो फिर वो यात्रा में थोड़ा वैसे तो आपके भाई हैं ब्रिजेंद्र के चाचा लगते हैं हुड्डा साहब। हाँ। तो चाचा को तो भतीजे को थपकी मारनी चाहिए थी ना। मारी तो वो कह रहा था बहुत अच्छा किया है। और बात ये नहीं है, देखो आप जो बात सोच रहे हो, हुड्डा से आज भी मेरे कोई जो संबंध हैं, राजनीति अलग बात है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से भी अलग बात है, हम पुराने दोस्त भी हैं। यही नहीं है, हमने सारी चीजें इकट्ठा की हैं और कोई आगे निकल जाए तो दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कई बार तो सेल्फ गोल भी हो जाते हैं। आप ये वर्ल्ड कप देखो, फुटबॉल का जो भी फाइनल भी बाकी है, उसमें कई बार गोल रोकने वाला भी गोल कर देता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं। और बहुत सारे नेताओं को हालांकि चुप भी सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी के लिए कम से कम काम करो। मैंने अब बता तो दिया मौका आपको। देखो मैं आपको फिर लेट अस कंक्लूड। या मैं ये कह रहा हूँ कि अब समय आ गया कि बीजेपी से जनमत जो है उसकी नाराजगी का रास्ता क्या हो। और ये जनमत भी सोचता है और कांग्रेस पार्टी भी सोचती है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे को जोड़ना है। जोड़ने की प्रक्रिया में सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे। और अब आप कहो कि नहीं हो या अभी कुछ लगता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लगता है, लगेगा। हाँ लगेगा। और राजनीति को आप समझो, जब यहाँ स्ट्रेंथ आती है ना, फिर वो बातें भूल जाता है आदमी। वो तो फिर कहता है, अब भी कई साथी थे कि जी बेटे को भेज दिया यात्रा में, कई कहता है कि वो भाभी तो आई थी यात्रा में, कई कहते हैं मेरे भतीजे तो आए थे यात्रा में, ताकि आगे बने रहे। तो आप सारी बातें मतलब इस तरीके से भी सोचो कि लोग जो आज भी सत्तासीन होने की कोशिश में हैं, पॉलिटिकली उनको आज दूसरों से ज्यादा एडवांटेज है, वो आज भी ये मानते हैं कि हमारे को जुड़ के अगर करेंगे तो हमारे को कोई ताकत हरा नहीं सकती। और ये पिछला चुनाव तो आपने देख ही लिया होगा, पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन की कमी की वजह से ये हुआ, वरना ऐसा हो नहीं सकता था। इतना बड़ा पॉलिटिकल आपका करियर, और एक ख्वाब हर किसी का होता है, आपका भी ख्वाब सीएम बनने का लग रहा है कि आगे पूरा हो पाएगा? चौधरी बीरेंद्र को कभी हम सीएम बनते देखेंगे हरियाणा के? अभी तो एक तो आप एक काम कर लो, आप ये पूछो कि प्रजातंत्र बचेगा, वोट बचेंगी, संविधान की रक्षा हो सकेगी, गरीब और कमेरे वर्ग को उसका हक मिलेगा, किसानों की जो आर्थिक संपन्नता की बात है, अब मोदी जी आज भी बोल के गए 60,000 करोड़ रुपए दिया हमने। अरे आप 10 साल में 60,000 दे के आप ये कहते हो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ये नहीं है, ये सारी चीजें बचेंगी। तो फिर बीरेंद्र सिंह से पूछना आप, क्योंकि अब मेरी कोई ये इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी इतनी इच्छा जरूर है और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ आपको, मेरे को कांग्रेस में मैं आया हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं जैसा भी, अब उम्र की तो बात होती है, देखो इतनी एनर्जी लेवल तो नहीं रहता जितना मैं अपने आप में समझता हूँ, उतना नहीं होता, लेकिन मैं लगातार जुट के काम करूं, लोगों की भावनाओं के मुताबिक। आज कांग्रेस से आपको अथाह ताकत मिल सकती है आम जनता की, और उसके लिए मैं काम करूंगा। और फिर आपका उस सवाल का भी जवाब है कि आपने कहा चीफ मिनिस्टर, देखो चीफ मिनिस्टर की जो बात मैं सोचता था, और आपको तो अब अगर पता नहीं आप उस टाइम कितनी बड़ी थी या थी नहीं, राजीव जी 2 जनसभाओं में बोल के गए थे कि अगले चीफ मिनिस्टर आपका यंग साथी होगा। और जिस दिन 21 तारीख को उनका असैसिनेशन, शहीदी हुई है उनकी, और
23 तारीख को वोटों की गिनती होनी थी, तो हमारा तो चैप्टर उस वक्त क्लोज हो गया। लेकिन मैं वो क्यों सोचता था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको, प्रजातंत्र जो हमारा 80 साल है, 500 साल के इतिहास में ब्रिटेन में तो प्रजातंत्र पे मैच्योरिटी आते आते समय लगा परिपक्व होने में। हमारा बहुत तेजी से परिपक्व होने की दिशा में बढ़ रहा है जो हमारा प्रजातंत्र है। और कई चीजें अब ब्रंच भी हैं, जैसे आज के दिन चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है, ये अब से नहीं है, पिछले 15-20 साल से, बल्कि ज्यादा बेशक हो गए, कि मंत्रियों की जो पावर है, जो उनके जो अख्तियार हैं, उनमें कहीं ना कहीं मंत्री अपनी भावना से, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से जो डिसीजन लेते हैं, उनकी अनुपालना नहीं होती, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आती है कि ये इसको ठीक करके लाओ, इसको ये करो। प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता था, मैं पंडित नेहरू जी की तो बात नहीं करता क्योंकि हम तो उस टाइम बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैंने देखा भी, और कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत मेरे साथ, राजीव जी के साथ और संबंध भी मेरे रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके कुछ जो अधिकार हैं, उन पे पूरा वो अपना अधिकार के अनुसार काम करता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई इंटरव्यू नहीं करता था, कोई इंटरवेंशन नहीं होती थी, कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ भी वो चीफ मिनिस्टर स्टाइल यहाँ भी घुस गया अब, कि वहाँ CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ PMO की जो इंटरफियरेंस है मोदी जी के समय में, वो तो मैंने खुद देखी है ना। यानी वो भी एक अब ब्रांच है प्रजातंत्र का। तो इसलिए मैं ये सोचता था कि कुछ मेरे अपने सोच है, मेरी अपनी सोच को अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं उसको जमीन पे उसी तरह उतारूंगा जैसे मैं सोचता हूँ। आप मंत्री हो, आप अपने हाउस में बोल सकते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हो, ऊपर बोल सकते हो, लेकिन पूरे तौर पे वो आपकी उतारेंगे नहीं उतारेंगे अलग बात। अब आपका जवाब ये दे रहा हूं मैं कि अब मेरा ये समय है कि कांग्रेस सत्ता में आए और विचारों की जो अभिव्यक्ति की ताकत कांग्रेस की विचारधारा में है, उस अभिव्यक्ति की ताकत से जो भी तंत्र बने, मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक, और मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी सोच है ये कि ऐसे होना चाहिए, उनको भी दृष्टिगत करते हुए काम करें, तो एक नई स्वस्थ और मजबूत प्रजातंत्र की नींव पड़ेगी, वरना तो प्रजातंत्र को ही खतरा है। 2029 के हरियाणा के चुनाव में आपकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा के रहेंगे। हाँ, बनेगी, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब अभी नोट कर लेते हैं। अब कहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र की भी बात है ना। नहीं लेकिन जिंदा रहे तो आप भी कहेंगे बिल्कुल रहेंगे चौधरी साहब, आपने जो बोला था वो हो रहा है। और मैं एक और बता दूं, ये भीरू लोग हैं, कमजोर लोग, मतलब इनमें ताकत नहीं है विचारों की या विचारों के साथ लड़ने की। जिस दिन हरियाणा में, जैसे मैं कह रहा लोग और कांग्रेस इकट्ठी हुई, उस दिन वैसे ही कह देंगे हम तो छोड़ रहे हैं। चलिए वोट के भी बाद में इंतजार करते हैं हम भी उस पल का कि वो वाकई में हरियाणा में देखने को मिलेगा कि नहीं, कि बीजेपी कहेगी कि भाई हम तो छोड़ रहे हैं, कांग्रेस ही आए, चुनाव लड़े, सरकार बनाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इस इंटरव्यू में भी वही देखने को मिला है। साफ तौर पे मर्यादित राजनीति करना चाहते हैं,
कांग्रेस की सत्ता में वापसी चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं गुटबाजी में अलग अलग गुटों में जो बटे हुए हैं उनके लिए भी कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। संगठन नहीं था और संगठन नहीं होने की वजह से ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। अब संगठन बनना शुरू हो चुका है, लगातार संगठन आगे बढ़ रहा है और वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस एक बहुत मजबूत संगठन के साथ, बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ ग्राउंड पे उतरेगी और तमाम नेता एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनवाने का काम करेंगे। और उन तमाम विरोधियों को भी वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पे जवाब दे दिया है कि भाई आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, ऐसे लोगों से मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूं। अब लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम है अपना काम करना, अपनी पार्टी के लिए काम करना। और इस पार्टी के लिए अब कुछ भी बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, वीरेंद्र साहब करने के लिए तैयार हैं, करेंगे। और हर हाल में 29 में कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि भाई ताकत तो कम से कम झोंकी जाए। फिलहाल टू द पॉइंट के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।